इवनिंग दोस्तों, आज है 29 मई और आज का हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स, उसके बाद जो है ल्यूसेंट का बिहार स्पेशल देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ल्यूसेंट का बिहार स्पेशल को देख लेते हैं। तो ल्यूसेंट बिहार स्पेशल में हमने कल जो है मौर्य वंश से ऊपर तक कर लिया था। अब जो है आज मौर्य वंश को प्रारंभ करेंगे। मौर्य वंश का जो है ये 321 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व जो है इसके बीच का कार्यकाल जो है या काल पीरियड जो है माना जाता है। और मगध सिंहासन से नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है करीब 321 ईस्वी पूर्व में की थी। और उन्होंने जो है फिर मौर्य काल में ही कहें तो राजनीतिक एकीकरण और व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन जो है देने लगे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पहले हम लोग बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म जो है ब्राह्मण, बौद्ध और जैन ग्रंथों में जो है अलग अलग विवरण मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये एक मौर्य वंश के क्षत्रिय थे। वहीं पर मौर्य शाक्यों की शाखा में पिपलीवन में राज्य जो है किया करती थी मौर्य, और उसी से चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उसी वंश से थे। वहीं मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विरसल कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार विरसल को शूद्र कहा जाता था। चंद्रगुप्त एक साधारण कुल में पैदा हुआ था, इसके बावजूद बचपन से ही उनका उज्जवल भविष्य था। तो और यहाँ पर ये भी आपको साथ ही साथ बता दें कि ऐसा ये भी है कि चंद्रगुप्त की जो है जो इसकी जन्म है, चंद्रगुप्त का जन्म, इनका जन्म जो है हुआ है कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। ये भी जो है कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन चंद्रगुप्त की में जो एक राज्य को जो है प्रोत्साहन देना और शासन सत्ता किस प्रकार चलाया जाए, ये बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये जानकारी थी उसके पास। मतलब वो कैसे जो है पूरे मंत्रिमंडल को सबको एक समूह में लेकर युद्ध कर सकता है, ये दक्षता जो है उनमें थी। तो यहाँ पर हम ये भी बता दें कि चंद्रगुप्त का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था ये कहा जाता है। जन्म के बाद उसे एक गाय पालने वाले को सुपुर्द कर दिया गया। गोपालक ने गौशाला में अपने पुत्र की भांति उनका लालन पालन किया। बाद में गोपालक ने शिकारी के हाथ में बेच दिया और बचपन जो है उनका मयूर पालक, शिकारियों और चारावाहों के मध्य जो है व्यतीत हुआ। और आगे चल के जो है क्या हुआ कि चाणक्य ने इनको खरीद लिया। और ये जो है ये ऐसे चाणक्य ने क्या देखा कि चंद्रगुप्त जो है एक खेल खेल रहा है, राजकीलम, इस खेल का नाम याद रखेंगे। राजकीलम जो है खेल खेल रहे थे, खेल में व्यस्त थे, और चाणक्य जो है की दृष्टि उस पर पड़ी और चाणक्य ने उनको जो है 1000 करसापन पर चंद्रगुप्त को जो है खरीद लिया। तो उस खेल का नाम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त को वहाँ तक्षशिला में जो है शिक्षा दी गई, और बाद में जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धनानंद के विरुद्ध सिकंदर का उपयोग करने की कोशिश की। संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला भी था, ऐसा कहा जाता है। और सिकंदर की अकाल मृत्यु जब 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई। उसके बाद जो है फिर चंद्रगुप्त जो है धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों को जो है मिलाना चालू कर दिया, और बाद में फिर जो है ये मगध को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो मगध में जो है सबसे पहले इन्होंने सिंध, पंजाब प्रदेश पर अधिकार किया। उसके बाद जो है
चाणक्य की मदद से इन्होंने मगध पर भी ये शासन किया। बौद्ध जैन मतों के अनुसार चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर हमला किया था, किंतु असफल रहा था। बाद में जब इनको अपनी भूल का एहसास हुआ, फिर धीरे धीरे जो आसपास के प्रदेशों को विजित कर और जो है फिर ये मगध पर आक्रमण करते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है सेनापति सेल्यूकस निकेटर उसके पूर्वी प्रदेश का उत्तराधिकारी था और सेनापति सेल्यूकस निकेटर से भी सिकंदर की जो है लड़ाई होती है, युद्ध होता है और उसमें जो है ये युद्ध सेल्यूकस से 305 ईस्वी पूर्व में होता है, ये भी पूछा जा चुका है। और इस युद्ध में जो है सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य जो है हरा देता है। चंद्रगुप्त से हारने के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, एक संधि करता है और विवाह संबंध स्थापित करता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे कि जो संधि करता है उस संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को आरकोसिया, जिसको कि अभी वर्तमान में कंधार बोलते हैं, ये पूछा गया है। तो आरकोसिया कंधार को, पेरोपनिडाई ये काबुल को और एरिया हेरात को और जेड्रोसिया ये सब भाग जो है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप 500 जो है हाथी दिया और कुछ विद्वानों का ये कहना है कि एक वैवाह संबंध भी जो है दोनों के बीच स्थापित हुआ। और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें कि उस समय भारत के समाज को 7 वर्गों में इन्होंने बांटा है। इंडिका में ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है। वहीं पर ये भी आपको बताते चलें कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में पारसिक साम्राज्य की सीमा स्पर्श करती है, मतलब इसका सीमा जो है ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान के बड़े क्षेत्रों पर जो है था। ये अब चूंकि सेल्यूकस से युद्ध के बाद ये हो गया है। वहीं पर अगर हम पश्चिमी भारत में देखें तो पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र तक प्रदेश जो है अपने प्रत्यक्ष शासन में लिया। इसके बारे में जानकारी हमें रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से भी मिलता है कि इस अभिलेख में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल जो है बताया गया है, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपारा तक चंद्रगुप्त का जो है विजित प्रदेश था। वहीं जब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक जो है विजय प्राप्त की थी। इसके बारे में जो है जानकारी हमें जैन स्रोतों से मिलता है और जैन धर्म, हालांकि इन्होंने बाद में जैन धर्म भी स्वीकार कर लिया था और उसने मैसूर के निकट तपस्या भी की थी और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रमाण मिलता है कि उन्होंने जो है श्रवण बेलगोला पर तक जो है अधिकार अपना किया था। और साम्राज्य विस्तार में जो है पूरा का पूरा देखें, अब चौहद्दी की बात करें चारों, तो एक तरफ ईरान की सीमा था, वहीं दक्षिण में जो है उत्तरी कर्नाटक, पूर्व में मगध और पश्चिम में सौराष्ट्र और सोपारा तक जो है इनका पूरा साम्राज्य था। और देखें तो हिंदू कुश पर्वत भारत के वैज्ञानिक सीमा भी थी और यूनानी लेखकों ने हिंदू कुश को इंडियन काकेशस कहा है। ये याद रखेंगे, इंडियन काकेशस किस पर्वत को कहा जाता था, तो हिंदू कुश को कहा जाता था। और इस पूरे विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया गया, पाटलिपुत्र बनाया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के मूल्यांकन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन जो है, एक तो ये संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के और इनको जो है भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उसने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को जो है मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इनको मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे हम
देखते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। नगर प्रशासन की देख रेख 6 समितियां करती थी और 6 समितियों में जो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। वहीं जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह जैन हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य कौन हो गया? जैन धर्म को अपना लिया। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के। भद्रबाहु ने इनको जैन धर्म की जो है दीक्षा दी या शिष्यता ग्रहण करवाई और अपने पुत्र को सिंहासन देकर भद्रबाहु के साथ जो है श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने लगे और जो है वहीं पर उपासना पद्धति द्वारा इन्होंने प्राण त्याग दिया। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन धर्म में इस विधि को क्या कहा जाता है? सलेखना। जब कोई उपवास विधि द्वारा जो है अपने त्याग कर देता है शरीर को तो उसको सलेखना कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं चाणक्य के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य था। उन्हें जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और वो जो है एक तक्षशिला के कुटिल नामक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख आचार्य भी जो है वो रह चुके थे। और जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठा था। उस काल में भी कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य द्वारा रचित जो है अर्थशास्त्र हिंदू राज शासन से संबंधित प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक भी है। अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना है जिसमें मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के विचार स्वयं उसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। मूल ग्रंथ अर्थशास्त्र को 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की रचना मानी जाती है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण 180 प्रकरण हैं, ये भी पूछा जा चुका है। इस ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या जो है करीब 4000 है। आगे चलते हैं। आगे हम बता दें कि चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य का गौरव जो है बना रहा। विदेशी संबंध भी विकसित रहे। यूनानी दूत डामेक्लस उसके दरबार में जो है रहा। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर बैठे करीब 298 ईस्वी पूर्व में। उसके काल में साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों में विद्रोह हुआ जिससे अपने पुत्र अशोक की सहायता से जो है उन्होंने नियंत्रण किया। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दूरधरा था, ये भी याद रखेंगे। बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दूरधरा। किसके अनुसार? जैन ग्रंथों के अनुसार। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है जिसे संस्कृत में अमित्रघात यानी शत्रु का नाश करने वाला कहा गया है। थेरवादी परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस, ये याद रखेंगे, ये पूछा जा चुका है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया का राजा कौन था? एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नाम का राजदूत भेजा था और वह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। वहीं मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस के काल में संभवतः डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में आया था। तो टॉलमी फिलाडेल्फस जो कि मिस्र का था उसने डायनोसियस को भेजा था, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर हम ये भी आपको बताते चलें कि दिव्य वदान के अनुसार अवंती राष्ट्र का उपराजा जो है अशोक था। उस समय राज्यपाल जो है अशोक था या उज्जैन का भी कह सकते हैं। उज्जैन का जो है उपराज्यपाल अशोक था बिंदुसार के समय में और बिंदुसार ने 25 वर्ष तक राज्य किया और अंततः 273 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु जो है हो जाती है। और उसके बाद जो है बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसके सुयोग पुत्र अशोक प्रियदर्शी जो है वो मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है।
और राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक अपनी आंतरिक स्थिति को जो है सुदृढ़ करने में लग जाता है। अभिलेखों के अनुसार जो है इनकी काल गणना की जा सकती है। यहाँ पर हम ये बता दें कि मौस्की गुर्जरा लेखों में उसका नाम अशोक जो है मिलता है, मौस्की और गुर्जरा में। वहीं पुराण में जो है उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दिव्य वदन और सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने पिता के शासनकाल में अवंती उज्जैनी के राज्यपाल की तरह काम किया था। बिंदुसार के बीमार पड़ने पर राजधानी पाटलिपुत्र भी ये आए थे। तो उपराज्यपाल कहाँ का था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट तथ्य। और ये भी सिंहली अनुश्रुतियों में कहा गया है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन उत्तराधिकारी के इस युद्ध का समर्थन स्वतंत्र प्रमाणों से और कहीं से जो है नहीं मिलता। अशोक के 5वें अभिलेख में जीवित भाइयों के परिवार का जो है उल्लेख किया गया है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि दिव्य वदन में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। ये भी पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखेंगे। सुभद्रांगी मिलता है जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। दक्षिण परंपराओं में उसे धर्मा कहा गया है जो प्रधान रानी थी। वहीं महाबोधि वंश में उसका नाम विदिश महादेवी मिलता है। विदिश महादेवी उसे शाक्य जाति का जो है बताया गया। उसी से अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का जो है जन्म होता है। ये अशोक के बारे में अब है, तो ये चीज याद रखेंगे कि संघमित्रा और महेंद्र जो है उनका जन्म होता है और इन्हीं दोनों को जो है श्रीलंका भी भेजा जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक द्वारा। दिव्य वदन में उसकी एक पत्नी तिस्य रक्षिता का उल्लेख मिलता है, परंतु अशोक के लेख में केवल उसकी पत्नी कारोवकी का नाम मिलता है। तो जो अभिलेख में जो उसकी पत्नी का नाम मिलता है वो कारोवकी है, जो कि तीवर की माता है। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। दिव्य वदन में अशोक के 2 भाइयां सुसीम और विगताशोक का भी उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। अशोक ने जो है जब शासन संभाला तो उनके पास जो है एक वृहत साम्राज्य था, लेकिन कलिंग का क्षेत्र जो है उस समय नहीं मिल पाया था मगध साम्राज्य में। तो अशोक ने जो है 261 ईस्वी पूर्व पर क्या किया कि कलिंग पर जो है युद्ध किया, कलिंग से युद्ध किया। और इस युद्ध के बारे में जो है अभिलेख अशोक ने अभिलेख के 8वें वर्ष जो है 261 ईस्वी में कलिंग से युद्ध किया। अशोक ने 13वें शिलालेख में जो है इस कलिंग युद्ध के बारे में बताया है और ये बताया है कि करीब 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, इससे भी कई गुना अधिक जो है मारे गए। ये अशोक ने 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया है। इस युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी तक जो है विस्तृत हो गया और यह कलिंग युद्ध का तत्कालिक लाभ भी था। कलिंग युद्ध के बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ और यह युग शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार का जो था। यहीं से सैन्य विजय तथा दिग्विजय का युग जो है समाप्त तथा आध्यात्मिक विजय और धर्म विजय का जो है प्रारंभ होता है। कहां पर, तो मौर्य साम्राज्य में या मगध में जो है ऐसा होता है, क्योंकि इसके बाद जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। आगे का जो है हम लोग बिहार स्पेशल जो है कल करेंगे। अब आज का जो है हम लोग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो आज का करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला है
बासमती चावल निर्यात से संबंधित। तो बासमती चावल निर्यात में जो है भारत सबसे ज्यादा बासमती चावल विश्व में निर्यात करता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा सऊदी अरब को करता है। उसके बाद जो है बासमती चावल इराक को करता है, फिर ईरान को, फिर यमन और यूएई को जो है बासमती चावल का निर्यात करता है। ये जरूर याद रखेंगे। अब आते हैं, अभी चर्चा में आया है हथनी कुंड बैरेज। हथनी कुंड बैरेज जो है ये यमुना नदी पर है, ये तो ये जान लें यमुना नदी पर है। और इस बैरेज से संबंधित जो है करीब 1994 में जो है 5 राज्यों के बीच समझौता हुआ था, और ये समझौता जो है अब करीब 30 वर्ष बाद जो है ये समाप्त होने जा रहा है। और ये 5 राज्य जो है उस समय कौन था, तो हिमाचल प्रदेश था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान था। इस 5 राज्यों के बीच जो है समझौता हुआ था। इसके जल बंटवारे को लेकर हुआ था, 1994 में जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। अब जो है इसमें एक और राज्य जो है उत्तराखंड भी जो है सम्मिलित हो गया है, और इसको जो है इस हथनी कुंड बैरेज का जो प्राकृतिक पानी है इसको किस तरह बंटवारा किया जाए, इसके लिए जो है एक उत्तराखंड को मिलाकर पुनः जो है एक आयोग की गठन करने की बात कही गई। तो आपको बस याद रखना कि हथनी कुंड बैरेज किस नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। और इसके लिए कब जो है ये एक आयोग बना था जो कि 5 राज्यों का था, ये भी याद रखना है। आज का अगला करंट देखते हैं। आज का अगला करंट जो है ये मुख्य रूप से मेन एग्जाम में जो आपको फायदा करेगा कि जंगल से घटी दूरी, पशुओं से इंसान तक जो है बैक्टीरिया फैल रहा है। एक्चुअल में है क्या, जिस तरह जो है जंगल की कटाई धीरे धीरे हो रही है उससे जो है पशु प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन पशु से क्या हो रहा है कि रोग जो है वो बैक्टीरिया, वो जंगलों की कटाई से पशुओं में वो रोग फैल रहा है, और पशुओं से जो है फिर वो रोग जो है फैल रहा है मनुष्यों में, जिसको कि हम लोग जूनोटिक रोग भी कहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 29 राज्यों में ये इस तरह की जूनोटिक बीमारी जो है फैल गई है। और करीब 2009 से 2013 के बीच जो है 191 बार जूनोटिक बीमारी का आउटब्रेक हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। आप इतना याद रखेंगे, जब भी आप जंगल की कटाई से संबंधित कोई तथ्य लिखते हैं तो उसमें ये भी आप शामिल कर सकते हैं कि जंगल की कटाई से एक प्रभाव ये भी पड़ रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो भी प्रभावित कर रहा है। अगला देखते हैं आज का करंट की 2 भारतीय शांति सैनिकों को जो है संयुक्त राष्ट्र ने किया है सम्मानित। तो ये 2 भारतीय कौन है, तो पहली है मेजर राधिका सेन, इनको यूएन लैंगिक समानता पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर नायक धनंजय सिंह को जो है मरणोपरांत दिया गया है डैग हैमर स्क्वाड मेडल से जो है सम्मानित किया गया है। तो इन दोनों का जो है नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, खासकर जो है मेजर राधिका सेन को जो है याद रखेंगे। इनको जो है संयुक्त राष्ट्र ने शांति और स्थिरता अभियान में शामिल ये हुए थे। कहां पर, तो कांगो में हुए थे। और 2023 से अप्रैल 2024 के दौरान भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के लिए एंगेजमेंट प्लाटून कमांडर के रूप में जो है इन्होंने काम भी किया था। ये जो 1993 में हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और उन्होंने बायोटेक इंजीनियरिंग में स्नातक के बाद IIT बॉम्बे से जो है मास्टर डिग्री भी इन्होंने की थी। इनको जो है ये सम्मान दिया गया है, ये जरूर याद रखेंगे। यूएन लैंगिक समानता पुरस्कार मेजर राधिका सेन को जो है दिया गया है। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।